हेलो बच्चों, देखो इससे पहले अपन श्वसन तंत्र के बारे में बात करने वाले थे। तो मैंने इससे पिछला जो वीडियो उसके अंदर आपको ये बताया था कि मानव का जो श्वसन तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और तीसरा भाग है श्वसन पेशियां या श्वसन मांसपेशियां। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे केवल ऊपरी श्वसन तंत्र की। तो पॉइंट लगा लो आज का, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, तो इस ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर जो भाग मैंने आपको बताए थे उसमें पहला भाग आपको बताया गया था नासिका, दूसरा भाग आपको बताया गया था मुख, तीसरा भाग जो आपको बताया गया था वो बताया गया था ग्रसनी, और चौथा भाग आपको बताया गया था कंठ। इसे अपन स्वर यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 भाग है, इन चारों भागों के बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग देखिए, नासिका। ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला भाग है नासिका। तो देखिए सबसे पहली बात कि नासिका क्या है, तो अपन ऐसा बोलते हैं कि नासिका श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है। कौन सा अंग है? प्रथम अंग है। जो नासिका होता है वो श्वसन तंत्र का कौन सा अंग होता है? प्रथम अंग होता है। अब देखिए जो नासिका है उसके अंदर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं, ये वाले छिद्र। तो जो एक जोड़ी छिद्र होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं नासाद्वार या नासा छिद्र। नासिका के अंदर जो एक जोड़ी छिद्र है उन्हें क्या बोला जाता है? नासाद्वार या नासा छिद्र बोला जाता है। अब देखिए जो नासिका होती है उसके पिछले वाले भाग में एक बड़ी गुहिका पाई जाती है और उसे अपन बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं उसको? नासा गुहा बोलते हैं। और ये नासा गुहा क्या होती है? एक पतली झिल्ली व हड्डी के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। दो भागों में क्या होती है? विभक्त होती है। अब देखो जो नासा गुहा होता है इसका जो पिछला भाग है वो जाकर के खुलता है ग्रसनी के अंदर। इसका जो पृष्ठ भाग या पिछला भाग है वो ग्रसनी के अंदर जाकर के क्या होता है? खुलता है। अब देखो एक विशेष बात है यहां पर कि नासा गुहा के अंदर रोम पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं? पक्षमाभ। श्लेष्मा की परत होती है और इसके अलावा क्या होता है कि जो नासा गुहा को बांटने वाली पतली झिल्ली है इसके अंदर रक्त प्रवाह होता है। तो झिल्ली में रक्त प्रवाह है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या करती है कि बाहर से जो वायु ग्रहण की गई है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कचरा, जैसे धूल के कण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं, कवक या फफूंद हो सकते हैं, तो ये रोम या बाल, पक्षमाभ, श्लेष्मा की परत और झिल्ली में जो रक्त प्रवाह होता है, देखो होता क्या है कि जैसे वायु तो इस दिशा में गमन करती है तो इसका जो प्रवाह होता है झिल्ली में रक्त का प्रवाह इससे उल्टी दिशा में होता है। तो वो वायु के अंदर जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं रक्त प्रवाह के विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं? धूल मिट्टी के कणों को वहीं पर वो क्या कर देते हैं? रोक देते हैं।
तो रोम, पक्षमाभ, श्लेष्मा की परत और झिल्ली में जो रक्त प्रवाह होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि धूल के कण, पराग कण, फफूंद आदि क्या हो जाते हैं कि इस नासा गुहा के अंदर ही रुक जाते हैं और आगे का जो मार्ग है उसके अंदर केवल स्वच्छ वायु ही क्या होती है, प्रवेश कर पाती है। तो वो स्वच्छ वायु ही क्या होती है, अलग अलग श्वसन मार्ग से होते हुए हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो हमने पहली चीज पढ़ ली यहां पर नासिका। क्या पढ़ा अपन ने नासिका के अंदर? देखो पहली चीज अपन ने पढ़ी भाई श्वसन तंत्र का ये प्रथम भाग होता है। नासिका के अंदर एक जोड़ी छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार या नासा छिद्र बोला जाता है। इसके अलावा नासिका के अंदर एक बड़ी गुहिका पाई जाती है जिसे नासा गुहा बोला जाता है और इस नासा गुहा के को क्या होता है, पतली झिल्ली और हड्डी के द्वारा दो भागों के अंदर विभक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा नासा गुहा के अंदर क्या होता है, रोम, पक्षमाभ, श्लेष्मा की परत और झिल्ली में जो रक्त प्रवाह होता है, तो इन सारी चीजों के कारण क्या होता है कि जो धूल के कण, पराग कण और फफूंद होते हैं वो नासा गुहा के अंदर ही रुक जाते हैं और अंदर केवल क्या होती है, स्वच्छ वायु ही प्रवेश कर पाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा जो अंग है मुख इसकी। तो दूसरा भाग लेते हैं अपन मुख। तो देखिए मुख क्या है, श्वसन तंत्र का द्वितीयक अंग होता है। क्या होता है ये? द्वितीयक अंग होता है। देखो ध्यान से सुनना, मानव जो होता है मुख्य रूप से जो वायु होती है या श्वास वायु होती है उसको ग्रहण करने का कार्य नासिका के द्वारा करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो मुख के द्वारा भी क्या कर लेता है, मुख के द्वारा भी जो श्वास वायु है उसको शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक विशेष बात है कि क्या होता है कि जो नासिका होती है उसमें तो रोम, पक्षमाभ, श्लेष्मा की परत, झिल्ली में रक्त प्रवाह, इसके कारण क्या होता है, धूल के कण, पराग कण आदि वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन मुख के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस कारण से क्या होगा कि नासिका के समान मुख से ग्रहण की गई वायु स्वच्छ नहीं होगी, उसके साथ में धूल, मिट्टी के कण, इस तरीके की चीजें क्या होगी, जाएगी। तो आपने देखा होगा कि अपन मुख से यदि सांस लेते हैं तो थोड़ी देर बाद में अपने को क्या होने लग जाती है, खांसी चलने लग जाती है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि धूल मिट्टी के जो कण है वो मुख में जाकर के जमा हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर गला भी सूख जाता है। तो गला सूख जाने के कारण वहां से अपने को क्या होती है, खांसी चलने लग जाती है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में मुख के द्वारा सांस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक अपन मुख के द्वारा सांस नहीं ले सकते हैं। नाक के द्वारा जो सांस ली जाएगी वो ही स्वच्छ है, मुख के द्वारा जो सांस ली जाएगी वो स्वच्छ नहीं होती है। तो इसीलिए अपन केवल नाक से सांस लेना चाहिए, अपने को मुख के द्वारा सांस नहीं लेना चाहिए। तो मुख क्या है, द्वितीयक श्वसन अंग है या श्वसन का द्वितीयक अंग है ये। ठीक है, तो इतनी बातों को नोट करें पहले। हाँ जी, तो उतार लिए हैं। अब इसके बाद में आगे अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं अब ग्रसनी की। तो तीसरा भाग अपन लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र का, जिसका नाम क्या है, ग्रसनी। तो देखिए ग्रसनी जो होती है वो कुप्पी नुमा संरचना होती है। पहली बात तो ये कि ये कुप्पी नुमा संरचना होती है। दूसरी बात कि यह श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों का क्या होता है, सम्मिलित भाग होता है। यानी कि ये भाग अपन पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं पहले, और अभी इसको श्वसन तंत्र में भी अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्रसनी होती है इसकी संरचना को अपन आगे कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है इसका नासा ग्रसनी। दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है मुख ग्रसनी।
इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो ध्यान देवे भाई अब इधर तो देखो नासाग्रसनी जो होती है वो तो आती है नाक से, तो यहां पर अपन दिखा देते हैं नासाग्रसनी। ठीक है, तो ये नासाग्रसनी कहां से आ रही है? नाक से आ रही है साहब। ठीक है, दूसरी है मुखग्रसनी। तो देखो यह है आपकी मुखग्रसनी, और ये मुखग्रसनी जो होती है ये किससे आती है? मुख से। ये तो नासिका हो जाएगी, और ये मुख वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर से। अब देखो वास्तव में होता क्या है यहाँ पर कि नासाग्रसनी आकर के मुख ग्रसनी में खुलती है, और पीछे से जो मुख ग्रसनी है वो किसको बनाती है? कंठग्रसनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कंठग्रसनी का। ठीक है, तो ये जो कंठग्रसनी होती है इसके अंदर क्या होते हैं कि दो छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र तो पीछे की तरफ क्या होता है कि भोजन नली में खुलता है। किस में खुलता है? भोजन नली में। और इसका जो आगे का जो छिद्र होता है वो किस में खुलता है? चल करके कंठ में खुलता है साहब। किस में खुलता है? कंठ में या स्वर यंत्र में खुलता है। तो ध्यान देना, कंठग्रसनी और कंठ के बीच में जो छिद्र पाया जाता है उससे अपन बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस या घाटी द्वार। भाई जैसे ये तो आपकी श्वास नली हो गई, और श्वास नली का जो ऊपर का भाग है वो क्या है? कंठ है। तो ये कंठ ग्रसनी और कंठ के बीच का जो छिद्र है वो क्या कहलाता है? ग्लोटिस या घाटी द्वार कहलाता है। तो देखो ये जो ग्रसनी है कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहां पर कर करके चलती है कि जो वायु होती है वो किस में प्रवेश करे? कंठ के से होते हुए श्वास नली के अंदर प्रवेश करे, वो भोजन नली के अंदर प्रवेश नहीं करे। या फिर दूसरी भाषा में ऐसा समझ लो कि जब अपन भोजन निगलते हैं तो इसकी ऐसी व्यवस्था होती है कि जो भोजन होता है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए होता क्या है कि आपका जो घाटी द्वार या ग्लोटिस है इसके ऊपर उपास्थि का एक ऊतक होता है, उपास्थि का एक पल्ला होता है। तो जब अपन भोजन निगलते हैं तो ये पल्ला क्या करता है? जो ग्लोटिस या घाटी द्वार होता है इसको ये बंद कर देता है यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से बंद होगा तो भोजन केवल किस में प्रवेश करेगा? इस मार्ग से होते हुए भोजन नली के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये जो पल्ला यहाँ पर होता है, उपास्थि का ऊतक जो होता है, इससे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, 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 या फिर इसको अपन बोलते हैं घाटी द्वार, सॉरी घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन। तो बात समझ में आ गई। घाटी ढक्कन क्या करेगा? जब भोजन निगला जाएगा तो उस दौरान ये क्या कर देगा? जो कंठग्रसी और कंठ के बीच में जो छिद्र है ग्लोटिस या घाटी द्वार उसको ढक करके बंद कर देगा, जिससे भोजन केवल कहां प्रवेश करेगा? भोजन नली के अंदर ही प्रवेश करेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? ग्रसनी की। तो देखो ग्रसनी के अंदर अपन ने क्या देखा भाई? ये कुप्पीनुमा संरचना होती है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी।
कंठग्रसनी और अधोग्रसनी। तो नासा से जो भी वायु ली जाएगी वो क्या होगी, नासाग्रसनी से होते हुए मुखग्रसनी में आएगी, और मुख के द्वारा जो वायु ली जाएगी वो सीधी मुखग्रसनी में आएगी। अब मुखग्रसनी पीछे की तरफ किस में खुलती है, कंठग्रसनी में खुलती है, और कंठग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र तो भोजन नली में खुलता है और दूसरा छिद्र कंठ के अंदर या श्वास नली के अंदर खुलता है। तो कंठग्रसनी और कंठ के बीच का जो छिद्र है उसे ग्लोटिस या घाटी द्वार बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक उपास्थि का बना हुआ ऊतक होता है, पल्ला होता है। तो जब भी अपन भोजन निकलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो पल्ला होता है वो क्या करता है, जो घाटी द्वार या ग्लोटिस होता है उसको बंद कर देता है, जिससे भोजन केवल भोजन नली में ही प्रवेश कर पाता है। तो वो जो पल्ला है, वो ढक्कन है, वो क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा जो भाग, चौथा जो भाग है जिसका नाम क्या है, कंठ। इसको स्वर यंत्री भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक नाम और इसका लैरिंग्स। क्या नाम है इसका, लैरिंग्स। तो जो चौथा भाग है वो देख लेते अपन, कंठ बोल लो या स्वर यंत्र बोल ले वे इसको, या क्या बोल सकते हैं, लैरिंग्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो देखो क्या होता है ये, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि ये आपकी श्वास नली है, जैसे क्या ये श्वास नली। ठीक है। तो अपन ऐसे बोलेंगे भाई जो ग्रसनी का कंठ ग्रसनी वाला भाग है और जो श्वास नली है, उन दोनों के बीच में एक छोटी संरचना पाई जाती है, और उसी संरचना को अपन बोलते हैं कंठ स्वर यंत्र या लैरिंग्स। और ये जो संरचना होती है 9 उपास्थियों से मिलकर के बनी होती है। कितनी उपास्थियों से मिलकर के बनी होती है, ये 9 उपास्थियों से मिलकर के बनी होती है। देखो यहां पर एक छोटा सा भाग है, ये 9 उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कंठ या स्वर यंत्र या लैरिंग्स बोलते हैं। तो ये 9 उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ पाया कहाँ जाता है, तो अपन बोल देंगे भाई जो कंठ ग्रसनी और श्वास नली है उसके बीच में ये भाग पाया जाता है। तो देखो इसके अंदर एक विशेष बात होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि स्वर रज्जु, स्वर रज्जु या वाक तंतु पाए जाते हैं कुछ इस तरीके, जैसे मान लीजिए ये बीच वाला इस तरीके से गोलाकार भाग आपका कंठ का, तो इसके अंदर इस तरीके से 2 स्वर रज्जु या वाक तंतु पाए जाते हैं। तो जब भी अपन फेफड़ों की वायु को बाहर निकालते हैं तो उस दौरान इन दोनों रज्जुओं में कंपन होता है, और कंपन के कारण यहाँ पर ध्वनि का उत्पादन होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है वो क्या है, स्वर यंत्र है। इस स्वर यंत्र के अंदर स्वर रज्जु या वाक तंतु होते हैं। जब उनमें से वायु बाहर निकलती है तो इन तंतुओं में कंपन होता है, और उससे कई प्रकार की ध्वनि का क्या होता है, उत्पादन होता है। कभी भी आप सांस अंदर लेते हुए ध्वनि का उत्पादन नहीं कर सकते। ध्वनि का उत्पादन कब होगा, जब सांस को बाहर निकाला जाएगा तो इन तंतुओं में कंपन होगा, क्या और क्या होगा, ध्वनि का उत्पादन होगा। तो देखो अपन ऊपरी श्वसन तंत्र का जो चौथा भाग है वो कंठ या स्वर यंत्र या लैरिंग्स भी पूरा कर लिए हैं। तो इस तरीके से आज अपन केवल ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले थे, तो जो आज हो गया है पूरा वो। कल जो वीडियो आएगा वो निचले श्वसन तंत्र पर आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।